इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, अब हम वो देख लेते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में चीज़ें सिर्फ रिसाइकल होती रहती हैं। जैसे हमने ऑर्गेनिक वेस्ट को भी रिसाइकल किया, या जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था उसे डीकम्पोज किया, और डीकम्पोज करने के बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास अवेलेबल हुआ, मतलब जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अवेलेबल हुआ, उसे हमारे ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, इजंट इट। तो जैसे वहाँ पे डीकम्पोजिशन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी नेचर में, डेट्राइटस जो फूड चेन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे ही इसी इन्वायरमेंट में, इसी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग न हो तो अल्टीमेटली नेचर में डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा इन सब्सटेंसेस का, इजंट इट। तो हमें लगातार इन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करना पड़ेगा, और इसीलिए अब हम जो शुरू कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग या बायो जियो केमिकल साइकिल्स पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग जो है वो या तो एयर से सॉइल में हो सकती है, और या फिर सॉइल के सॉइल में ही इनकी रिसाइकलिंग हो सकती है। जब किसी भी मिनरल की रिसाइकलिंग सॉइल के अंदर ही होती रहेगी तो उसे हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स कौन सी हैं? कुछ स्पेसिफिक साइकिल्स हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर ही रिसाइकल कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं, राइट। चलिए देखते हैं हम ये साइकिल्स कैसे रन करती हैं, कैसे ऑपरेट करती हैं, और इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट में, एबायोटिक कंपोनेंट्स स्पेशली, इन एबायोटिक कंपोनेंट्स में मैं अगर बात करूं मिनरल्स की, एबायोटिक कंपोनेंट में वैसे तो बेटा सॉइल भी आता है, पीएच भी आता है, वाटर भी आता है, राइट, एयर भी आती है, लेकिन उन सभी को इग्नोर करके फिलहाल जो एबायोटिक कंपोनेंट्स में मिनरल्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। इन मिनरल्स की प्रॉपर रिसाइकलिंग होती है हमारी सॉइल में, और इसके कारण सॉइल लगातार एनरिच होती रहती है, और हमारे पास कभी भी इन मिनरल्स की कमी नहीं पड़ती। आप बताइए ज़रा मुझे सोच के, क्या कभी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आपको हुई है? नहीं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा मिलता है, या हमें तो छोड़िए, हमें तो ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए हमेशा मिलता रहता है। क्या ऑक्सीजन की आपको कमी पड़ती है? नहीं पड़ती है। क्या फॉस्फोरस की कमी पड़ती है? नहीं। वाटर भी रिसाइकल होता रहता है, नेचर में वापस से वाटर की एंट्री होती है, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये गैशियस साइकिल में होती है। ऑक्सीजन आई ऑलरेडी मेंशन, वाटर जो है वाटर वेपर्स के फॉर्म में मूव करता है, ये तो दोनों गैसेस के ही फॉर्म में है। देन वी हैव फॉस्फोरस, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स और एलिमेंट्स। ये जो साइकिल्स हैं ये नेचर में सब्सटेंसेस को फिर से वेलकम करने का काम करती हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पास नहीं आएंगे ना तो अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि हमें इनकी कमी दिखने लगेगी, और जैसे ही आपको इनकी कमी दिखने लगे हमें इन न्यूट्रिएंट्स के अभाव में रहना पड़ेगा, और हो सकता है कि कुछ की तो डेथ ही हो जाए। जैसे इमेजिन कीजिए, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में से ख़त्म हो जाए, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में अवेलेबल अब नहीं रहे तो क्या होगा बेटा? रॉ मटेरियल है ना ये फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एक रॉ मटेरियल है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लेंगे इन प्लांट्स से, तो फिर अल्टीमेटली ये प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो फोटोसिंथेसिस कभी भी हमारे प्लांट्स नहीं कर पाएंगे इफ इन केस आप उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को विड्रॉ कर लेते हैं तो, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर अस, फॉर वी, फॉर ऑल द एनिमल्स, क्योंकि रेस्पिरेटरी गैस है ये, और बिना ऑक्सीजन के तो हम कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकते, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन का भी रिसाइकलिंग होना पड़ेगा। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, स्पेशली फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम इवन, है ना, मैं यहाँ पे कैल्शियम भी ऐड कर देती हूँ, कैल्शियम, ये सब सॉइल में वापस से आने चाहिए, क्योंकि हमारे प्लांट्स जो है वो अपनी रूट्स की मदद से इन मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करते हैं, और क्योंकि वो रूट्स की मदद से इन मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करते हैं इसीलिए ये मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होना चाहिए। आप याद करें, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपने NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये 3 एलिमेंट्स तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं, है ना। तो अगर इनमें से 2 एलिमेंट्स जो हैं वो आप कॉन्टिन्यूसली रिसाइकल करके प्लांट को दे रहे हैं तो आप खुद सोच के देखिए बेटा, क्या प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी?
डेफिनेटली होगी, है ना? इसीलिए हम इन रिसोर्सेज को रिसाइकल करते रहते हैं। कैसे करते हैं हम ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास ये बायो जियोकेमिकल साइकिल्स 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं। एक मेरे पास प्योर गैसियस साइकिल्स का फॉर्म है, जहाँ पे 3 एलिमेंट्स को मैं मेंशन कर रही हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना? ये 3 एलिमेंट्स की कंप्लीट एक गैसियस साइकिल होती है मेरे पास में, क्योंकि ये एलिमेंट्स रिसाइकल इनके गैसियस फॉर्म में होंगे, इनके एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, इसीलिए इस साइकिल को मैं गैसियस बोलूँगी। जब भी आप किसी गैसियस साइकिल को पढ़ते हैं तो इसमें एटमॉस्फेयर का इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। एटमॉस्फेयर इज कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गैसियस साइकिल, राइट? दूसरी साइकिल है सेडिमेंटरी साइकिल। क्यों इसे सेडिमेंटरी बोल रहे हैं बच्चों? सेडिमेंटरी का मतलब होता है जो स्टेबलाइज्ड है, जो स्टेबल है, जो मूव नहीं कर रहा है। तो क्या नहीं मूव कर रहा है भाई? हमारी जो अर्थ है, हमारा जो सॉइल है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस आएंगे, यहाँ पे जो रिसोर्सेस एक्यूमुलेट होंगे, वो सेडिमेंटरी टाइप के हैं, है ना? फिक्स्ड है, इसलिए इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी साइकिल। तो ये साइकिल मेरे पास जो है, दिस इज व्हाट इज सेडिमेंटरी साइकिल, राइट? आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को रिसाइकल करने वाली जो साइकिल है, दैट इज व्हाट इज माय सेडिमेंटरी साइकिल। चलिए देखिए ज़रा, अब इस पूरी साइकिल को आप ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है इसमें हम कौन सा एलिमेंट रिसाइकल कर रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये पूरी साइकिल अगर आप देखते हैं तो इसमें हम किन चीज़ों का रिसाइकलिंग कर रहे हैं? आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखेंगी बच्चों, है ना? वैसे नाइट्रोजन साइकिल आप मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन के एंड में नाइट्रोजन साइकिल बहुत डिटेल में दी हुई है, इंपॉर्टेंट भी बेहद है। हमें नीट के लिए और स्कूल एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर लेनी है, वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल जो 2 साइकिल्स आपको यहाँ पे विजिबल हैं, वो एक वाटर साइकिल है और दूसरी मेरे पास यहाँ पे फॉस्फोरस साइकिल है। फॉस्फोरस हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाल फिलहाल आप 2 साइकिल्स यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे ओपन बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ओशन हो गया बेटा, रिवर्स हो गए, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब क्या है? मेरे पास ओपन रिसोर्सेस हैं, है ना, पानी के। इन जगहों से वाटर का इवापोरेशन कॉन्टिन्यूसली होता है। तो अगर वाटर का इवोपरेशन यहाँ से कॉन्टिन्यूसली होगा तो ये वाटर ऊपर जाके क्लाउड्स बनाएगा, कंडेंसेशन होगा, राइट? तो कंडेंसेशन के बाद, मतलब इस पूरे के कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। कंडेंसेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, राइट? कैसे क्लाउड्स बने बेटा? तो जितना भी वाटर बॉडीज़ में पानी था ये इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट होके क्लाउड्स का फॉर्म ले लिया। क्लाउड्स जब प्रेसिपिटेट डाउन होंगे तो दे विल रिटर्न बैक दिस वाटर, दे विल रिटर्न दिस वाटर बैक, राइट? जितना भी पानी इन बादलों ने होल्ड किया था वो पूरा पानी ये लौटा देने वाले हैं। तो ये रेनफॉल हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गया। ये प्रेसिपिटेशन जो है ये रेनफॉल भी हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है, दोनों टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं। हालांकि बेटा स्नोफॉल जो है हमारे यहाँ, या कहना चाहिए जो लोकेशंस हैं, जो स्टेट्स हैं, उसके ऊपर वैरी करेगा, टेम्परेचर पे वैरी करता है। हर जगह तो स्नोफॉल नहीं होता, वी नो दैट, है ना? तो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पे स्नोफॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर वाले जोन्स हैं वहाँ पे रेनफॉल के ही फॉर्म में ये पानी वापस से आ जाएगा। अगेन इट विल एंटर इनटू द रिवर, ओशंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स, फिर से वेपोराइज होगा, फिर से आ जाएगा। इसके अलावा वाटर का और क्या क्या सोर्स हो सकता है बेटा? अभी फिलहाल मैं सिर्फ वाटर साइकिल पे फोकस कर रही हूँ, तो इसके अलावा वाटर के सोर्सेस और क्या क्या हो सकते हैं? आपके प्लांट्स पानी का इवोपरेशन करते हैं, वी कॉल इट एज ट्रांसपिरेशन, है ना? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से पानी का इवोपरेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है ना बेटा, इस ट्रांसपिरेशन से भी वाटर इन्वायरमेंट में वापस से पहुंचता है। एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स तो ट्रांसपिरेशन करते हैं। याद करिए, आपने पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन जो है वो एक टेम्परेचर रेगुलेशन करने की प्रोसेस है।
इज़न्ट इट? अगर हमारे प्लांट्स वाटर को इवोपरेट न करें तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, प्लस एक्सेस वाटर को भी वो इसी तरीके से रिमूव करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन एक एसेंशियल फिनोमेनन हो गई मेरे लिए, एक कंपलसरी फिनोमेनन हो गई। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर बात करूं बेटा, तो एनिमल्स के अंदर स्वेटिंग होता है, ठीक है। स्वेटिंग जो है, इससे भी वाटर ड्रॉपलेट्स फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। तो अगर मैं प्लांट्स के बाद एनिमल्स की बात करूं तो स्वेटिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच वाटर रिलीजेज इन द एटमॉस्फेयर। तो एक हो गया स्वेटिंग और दूसरा हो गया मेरे पास ट्रांसपिरेशन। स्वेटिंग से भी वाटर लॉस है, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस, इधर पे इवोपरेशन, ये मेजर है। फिर और एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन बताती हूँ। आप जब एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते समय भी आपके एयर के साथ, एक्सेल्ड एयर के साथ वेपर्स निकलते हैं, ठीक है, वो भी यहीं पे ऐड हो जाएंगे और ये सब इवोपरेट होकर ऊपर राइज करेंगे एंड देन दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। Clouds precipitate होंगे at a suitable temperature and at particular height they will start precipitation, और precipitation जैसे ही होगा फिर से वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ये वाटर साइकिल है, जनरल वाटर साइकिल मैंने आपको बताई। अब देखिए जो ये फॉस्फोरस साइकिल है यहाँ पे, ये कैसे ऑपरेट हो रही है। नॉर्मली तो आपको सॉइल के अंदर ही फॉस्फोरस मिलने वाला है, ठीक है, फॉस्फोरस आपको सॉइल के अंदर ही मिलने वाला है। यहाँ पे जितना भी फॉस्फोरस है, उस फॉस्फोरस को मेरे प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया। फिर से याद दिला दूँ, प्लांट्स को एनपीके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। प्लांट्स दे नीड एनपीके। एनपीके में जो पी है फॉस्फोरस, वो फॉस्फोरस किसने यूटिलाइज कर लिया, मेरे प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया, है ना। मेजर एलिमेंट है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ये जो फॉस्फोरस मेरे प्लांट्स ने यूटिलाइज किया है, इस प्लांट को एनिमल ने कंज्यूम किया तो फॉस्फोरस उसकी बॉडी में पहुंच गया, राइट। इस एनिमल ने जितना भी लिटर निकाला है, वो लिटर सॉइल में जाएगा और फिर से वो फॉस्फोरस जो है वो बाहर निकल जाएगा या रिलीज हो जाएगा। और सिर्फ लिटर से नहीं बेटा, इवन ये एनिमल जब मरेगा, इसकी डेड बॉडी से भी फॉस्फोरस का रिलीज होना शुरू होगा। सो दिस एनिमल व्हेन इट डाइज, इट इज गोइंग टू रिलीज फॉस्फोरस, राइट। ये एनिमल डाई होने के बाद इसके अंदर जो डीकम्पोजिशन होगा, चाहे इसके अंदर बोल लो बेटा, चाहे प्लांट्स के अंदर बोल लो, किसी के भी अंदर जब भी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब भी वो डाई होगा तो उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है, जितना भी फॉस्फोरस है, इट विल स्टार्ट रिमूविंग आउट और ये मटेरियल फिर से सॉइल के अंदर, या ये फॉस्फोरस फिर से सॉइल के अंदर ऐड हो जाना है। तो यहाँ मेरी फॉस्फोरस साइकिल और वाटर साइकिल दोनों एसोसिएटेड है। इवन ये फॉस्फोरस जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, अगर ये ऊपर की लेयर्स में प्रेजेंट है बच्चों, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ही वाटर जो है वो बहना शुरू होता है, पानी मूव करना शुरू होता है, वो अपने साथ फॉस्फोरस को भी लेकर जाता है और वो फॉस्फोरस फिर से इन वाटर बॉडीज़ में आकर डिसॉल्व हो जाता है। हालांकि फॉस्फोरस नॉर्मली पानी में मिलेगा आपको, लेकिन अगर इसमें नाइट्रोजन और ऐड हो जाए ना, तो यहाँ एल्गल ब्लूम आ जानी है, राइट। क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जो पानी में मिसिंग होता है। फॉस्फोरस तो है, नाइट्रोजन नहीं है, एंड एनपीके इज द मेजर रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही कहीं का नाइट्रेट फ्लो होकर पानी के साथ एंटर किया वाटर बॉडी में, तुरंत से वहाँ पे नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाना है और ऐसा होने से वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्गल ब्लूम। Are you getting? So this is what is basically the brief of phosphorus and water cycle. और एक साइकिल देखेंगे हम, दिस इज वन मोर साइकिल, जो साइकिल मेरी गैशियस साइकिल की ही कैटेगरी में है, एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ टर्म्स बता रही हूँ बेटा। देयर इज अ टर्म, वी कॉल इट एज रिजर्वायर, है ना। रिजर्वायर मतलब जो एक मेजर सोर्स है बच्चों, जिसमें मैक्सिमम एयर, मैक्सिमम गैसेस रहेंगी, है ना। जैसे मुझे कमी पड़ रही है किसी चीज़ की, तो मैं कहाँ से ले लूँ, मैं रिजर्वायर से ले लूँगी, है ना। सोर्स भी हो सकता है। रिजर्वायर मतलब वो जो आपका पूरा मटेरियल रख के बैठा हुआ है, पूरे मिनरल्स रख के बैठा हुआ है, एंड यू कैन पुल इट आउट, जब आपको ज़रूरत है तब आप वहाँ से ले लीजिए। सिंक मतलब वो जगह है जहाँ पे मुझे इसे देना है, जहाँ पे इस मिनरल की आवश्यकता है। तो रिजर्वायर मतलब जिसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे, विच विल बी द सोर्स ऑफ मिनरल्स, इन शॉर्ट आई कैन से।
एंड सिंक वुड बी द वन दैट नीड्स दोज मिनरल्स। ठीक है, सिंक क्या होता है बच्चों? वो जगह जहाँ पे इन मिनरल्स की आवश्यकता है, इन मिनरल्स की ज़रूरत है। फाइन, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ओशन है, ओशन इज द रिजर्वॉयर ऑफ से कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या प्लांट्स आर द रिजर्वॉयर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हमने फिक्स फॉर्म में कहाँ रखा है? ओशंस में रखा है, राइट, रॉक्स के फॉर्म में, कार्बोनेट रॉक्स के फॉर्म में। और एटमॉस्फेयर में कार्बन का रिजर्वायर क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से जो CO2 रिलीज करेंगे वही तो CO2 आप अब्जॉर्ब करेंगे, या कोई भी एनिमल अब्जॉर्ब करेगा। हम तो नहीं करते, एनिमल्स भी नहीं करते, इनफैक्ट ये तो प्लांट्स करने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए CO2 जो है वो एक रॉ मटेरियल है, इजंट इट? सो बेसिकली रिजर्वायर का मतलब है द वन विच विल बी द मेजर सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, द वन दैट इज द मेजर सोर्स। अब देखिएगा, मेरी बात समझना, यहाँ पे सोर्स और सिंक या रिजर्वायर के बारे में मैंने डिस्कशन करने के बाद अब इस साइकिल में हम कैसे एंटर करेंगे और इस साइकिल को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कार्बन का सोर्स देखिए। आप ये समझने की कोशिश कर लीजिए बेटा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड किन अलग अलग चीज़ों से रिलीज करते हैं। सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ CO2? क्या हो सकता है? आप एक्सहेलेशन करते हैं, है ना, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एक्सेल आउट, यू आर रिलीजिंग एयर आउट, तो आप एक्सेलेशन कर रहे हो, CO2 रिलीज कर रहे हो। कोई भी एनिमल, इसमें ह्यूमन बीइंग से लेकर सभी एनिमल्स आ गए, तो ये क्या हो गए? सोर्स हो गए बेटा, मैं सोर्स की बात कर रही हूँ। एक हो गया ऑटोमोबाइल्स का एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट, राइट, मतलब जो भी ऑटोमोबाइल्स आप यूज़ करते हैं उनके अंदर आप क्या यूज़ करते हैं बच्चों? फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं ना, है ना, जो हमारे फ्यूल्स हैं जिनको बर्न करने पे CO2 रिलीज होती है। तो इन सारे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने से कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम इमिशन होता है, तो दैट ऑल्सो बिकम सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस कंबशन, आपने किसी चीज़ को जलाया है ना, बर्न किया है, तो वो कंबशन भी किसका क्या रिजल्ट करेगा? CO2 रिलीज करेगा, आई एम सो सॉरी, CO2 रिलीज करेगा, रिजल्ट करेगा। सो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इनमें सब में आपको CO2 मिलेगा। प्लस बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, मेजरली जो फॉरेस्ट फायर होते हैं ना बेटा, जो एक्सीडेंटल फॉरेस्ट फायर होते हैं, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन, जो कि फॉरेस्ट में हो ही जाता है मोस्टली, कि अपने आप वहाँ पे आग पकड़ती है और पूरा जो जंगल है वो जलने लग जाता है, राइट। कई बार फील्ड फायर भी हम करते हैं। फील्ड फायर मतलब जब खेतों में से हार्वेस्टिंग कर ली है आपने, तो हार्वेस्टिंग के बाद जितना शाफ बचा है उसको जला दिया जाता है वहीं पे, उससे राख बनती है और वो राख जो है वो सॉइल में मिक्स होती है, तो मिनरल्स को इन्हांस करती है, isn't it? Because it also carries minerals, right? तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट ले लीजिए या फील्ड फायर ले लीजिए, ओके, चाहे एक्सीडेंटल बर्निंग हो चाहे डेलिबरेट बर्निंग हो फॉरेस्ट की। इसके अलावा फ्यूल वुड को जलाना, अब तो फ्यूल वुड काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर चुके हैं, गांव से भी लकड़ियों को मिनिमाइज कर दिया गया है। वी आर नाउ रिलाइंग ऑन बायोगैस, राइट, फॉर द प्रोडक्शन, फॉर कुकिंग पर्पस एंड फॉर एवरीथिंग। और ऑर्गेनिक डेब्रीज, कोई डेड बॉडी अगर है तो डेड बॉडी के डीकम्पोजिशन में भी एक सोर्स और हो गया बेटा, डेड बॉडी का डीकम्पोजिशन। ठीक है, किसी भी डेड बॉडी का डीकम्पोजिशन जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स, और इन सभी से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इससे रिलीज हो गया, ये कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से रिलीज हो गया, है ना, कोल, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, किसी को भी जलाएंगे तो उससे CO2 क्या होगा? रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। आ जाइए डेट्राइटस फूड चेन पे। मैंने पहले ही बताया बेटा, जब भी डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा ना, ये डेड बॉडी का डीकम्पोजिशन, जब भी डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा तब हमेशा CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। इसके बाद हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ये सपोज कैटल है, कैटल रेस्पिरेशन कर रही है तो इससे भी CO2 रिलीज होगा। ये आ गया रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन, CO2 रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, इजंट इट? फोटोसिंथेसिस एक मात्र ऐसी प्रोसेस है, अब वो चाहें तो मेरे प्लांट की फोटोसिंथेसिस आप कंसिडर कर लें, एल्गी की कर लें, किसी की भी कर लें, फोटोसिंथेसिस में CO2 अब्जॉर्ब होता है ना। तो CO2 को फिक्स करने के सोर्सेज देखना,
CO2 को रिलीज करने के सोर्सेस तो आपने देख लिए, CO2 को फिक्स करने का सोर्स क्या हो गया, एक तो मेरे पास फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की मदद से मैं CO2 को क्या करती हूँ, फिक्स कर लेती हूँ। इसके अलावा मैं लाइम रॉक्स, चट्टानें जो होती हैं समुद्र में, चूने के पत्थर की चट्टानें, ठीक है, वो लाइम स्टोन या डोलोमाइट या लाइम रॉक्स जो हैं, ये ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इन सभी तरीकों से हम CO2 को फिक्स करते हैं, चाहे तो समुद्र में करें, चाहे आप जो है प्लांट्स की मदद से फोटोसिंथेसिस करके CO2 को फिक्स करें, थ्रू वॉट एवर सोर्स आप CO2 को फिक्स करें, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करें, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक CO2 इनटू सम फॉर्म, राइट। और रिलीज करने के तो हमारे पास इतने सारे तरीके हैं, तो हम देखिए आज हम रिलीज़ करने के तरीके काफ़ी इंक्रीज़ कर चुके हैं बेटा। हम बहुत ज़्यादा CO2 जो है ना कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करे जा रहे हैं। इससे कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है ना। प्लांट्स जो हैं ये आपने कम कर दिए, फिक्स करने का तो एकमात्र साधन मेरे पास प्लांट है और ओशंस हैं। ओशन तो लिमिटेड है, जैसे हैं वैसे ही हैं, है ना। ऑल दो वाटर लेवल वगैरह वो चीज़ें उनमें चेंज हुई हैं, बट अदरवाइज ओशन का नंबर तो नहीं बढ़ा सकते हम, पर हम प्लांट का नंबर तो बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जो भी प्लान्स है मेरे पास, ये प्लान्स जब मैं बहुत ज़्यादा उगा दूंगी, बहुत प्लांटेशन कर दूंगी, तो ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्लान्स जो है वो फिक्स कर लेंगे। और ये मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्लान्स जब फिक्स कर लेंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है बेटा यहीं पे कि अगर सपोज आपको ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करना है, तो आप फूड चेन या किसी भी जियोकेमिकल साइकिल या गैसियस साइकिल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे बेटा, आप जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली CO2 का लेवल जो है वो फिक्स होना शुरू हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक जो है वो फिक्स होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम कुछ ग्लोबल इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने वाले फैक्टर्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, और उसके अलावा प्लांटेशन जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये सब कर देंगे तो ऑटोमेटिकली CO2 का लेवल जो है वो बैलेंस होगा। अब एक बार पूरी साइकिल को देख लेते हैं। ये मेरी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर फ्यूल्स को बर्न करने से CO2 इज़ रिलीज्ड। कहीं पर भी नॉर्मल कंबशन की प्रोसेस हो, फ्यूल वुड का कंबशन हो, ऑर्गेनिक डेब्रीज हो, उनका डिकम्पोजिशन हो, है ना, ये डेट्राइटस फूड चेन हो, इससे CO2 रिलीज। एक्सिलेशन एनिमल्स का हो, CO2 रिलीज, है ना। प्लांट्स का इवन एक्सिलेशन CO2 रिलीज करता है। इसके अलावा कोई भी हो, फाइटोप्लैंक्टन्स हो, जू प्लैंक्टन्स हो, कोई भी हो, उनके अंदर से CO2 रिलीज होगा, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स अब्जॉर्ब भी करते हैं CO2 को, तो अब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होगा वो भी देख लेते हैं अपन। ये कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन फाइटोप्लैंक्टन्स भी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन मेरे प्लांट्स भी करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन लाइमस्टोन या लाइम रॉक्स के फॉर्म में भी होगा, राइट। इसके अलावा हमारे जो मोलस्का ग्रुप है ना, मोलस्का में कैल्शियम की शेल्स होती हैं बेटा, आपने पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स होती हैं, वहाँ पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी हद तक फिक्स किया जाता है। जो भी कैल्केरियस सेडिमेंट्स हैं हमारे पास, उनके फॉर्म में भी या उनके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है। सो कैल्केरियस सेडिमेंट्स, इनके लिए भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज द एंटायर कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इन फ्रंट ऑफ यू। कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से हम रिसाइकल कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर का CO2 वापस से ले लिया और अंदर का CO2 फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। चलिए हम अब नेक्स्ट साइकिल की तरफ चलते हैं।